प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कुलदीप फड़िया, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर। आज हम एमए फाइनल के पेपर 9th बी के अंतर्गत बाल गंगाधर तिलक को एक विचारक के रूप में, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रणी नेता के रूप में, उनकी विचारधारा के रूप में और उनके योगदान में, भारत में योगदान का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि बाल गंगाधर तिलक अपनी जीवन दर्शन के रूप में किस प्रकार भारत के एक महान सुधारक, परिवर्तनवादी और सबसे अग्रणी स्वाधीनता सेनानी माने जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है, जिनका मूल नाम केशव गंगाधर तिलक था, वे 23 जुलाई 1856 को पैदा हुए और एक भारतीय राष्ट्रवादी, शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक अग्रणी स्वाधीनता सेनानी के रूप में जाने जाते हैं। वे भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता हुए, जिन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष के लोगों के दिलों पर राज किया। ब्रिटिश औपनिवेशिक पदाधिकारी उन्हें भारतीय अशांति का पिता कहते थे। उन्हें लोकमान्य का आदरणीय शीर्ष स्वरूप प्राप्त हुआ, जिसका अर्थ है लोगों के द्वारा स्वीकृत एक जननायक के रूप में वे स्वीकृत किए गए। लोकमान्य तिलक ब्रिटिश राज के दौरान स्वराज्य के सबसे पहले और मजबूत अधिवक्ताओं में से एक थे तथा भारतीय अंतःकरण में एक प्रबल और आमूलचूल परिवर्तनवादी थे। उनका मराठी भाषा में दिया गया नारा स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिलन वाचरण, अर्थात स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह नारा भारतीय स्वाधीनता संग्राम का शीर्ष वाक्य बन गया, आधारशिला बन गया, जो 1947 तक, जब तक स्वतंत्रता का ध्येय प्राप्त नहीं हुआ, तिलक का यह नारा स्वाधीनता संग्राम के साथ साथ आगे बढ़ता हुआ नेतृत्व को भी राह दिखाता रहा। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई नेताओं से करीबी संबंध बनाए, जिनमें विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष और वी.ओ. चिदम्बरम पिल्ले शामिल थे। तिलक का जन्म रत्नागिरी गांव में हुआ था, महाराष्ट्र में स्थित, जिसका मूल नाम, गांव का नाम चिखली था। वे आधुनिक कॉलेज शिक्षा पाने वाली पहली भारतीय पीढ़ी में से एक नेता थे। उन्होंने कुछ समय तक स्कूल और कॉलेजों में गणित विषय पढ़ाया। अंग्रेजी शिक्षा के ये घोर आलोचक थे और मानते थे कि यह भारतीय सभ्यता के प्रति अनादर सिखाती है। उन्होंने दक्कन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की ताकि भारत में शिक्षा का स्वरूप राष्ट्रीय हो, देशी हो और शिक्षा के स्तर को उन्नत किया जा सके। लोकमान्य तिलक ने अनेक कृतियां लिखी, किंतु उनके द्वारा श्री भगवत गीता की व्याख्या को लेकर मांडले जेल में लिखी गई गीता रहस्य
सर्वोत्कृष्ट रचना है और जिसका कई भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। इसके साथ ही द ऑरिजन, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, द हिंदू फिलॉसफी ऑफ लाइफ, एथिक्स एंड रिलीजन, वेदों का काल और वेदांग ज्योतिष बहुत प्रसिद्ध हुए। तिलक पंचांग पद्धति की रचना उन्होंने की। श्यामजी कृष्ण वर्मा एवं अन्य को लिखे गए लोकमान्य तिलक के पत्र बड़े प्रसिद्ध हुए और इन्हें आगे के कई नेताओं ने राष्ट्रीय आंदोलन का आधार माना। उनकी समस्त पुस्तकें मराठी, अंग्रेजी और हिंदी में लोकमान्य तिलक मंदिर, नारायणपेठ, पुणे से प्रकाशित हुई, जिसे बाद में अन्य प्रकाशकों ने भी छापा। उन्होंने शिवाजी के औरंगजेब के साथ संघर्ष को एक विदेशी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष बताया और महाराष्ट्र में उन्होंने शिवाजी उत्सव मनाने की प्रथा आरंभ की। इसी कारण अंग्रेजी लेखकों ने उन पर मुस्लिम विरोधी होने का भी आरोप लगाया, किंतु वास्तव में उनका उद्देश्य सांप्रदायिक नहीं था। उनका उद्देश्य शिवाजी के जीवन से प्रेरणा लेकर महाराष्ट्र के लोगों को जागृत करना था। इसी प्रकार उन्होंने गणपति उत्सव को आरंभ करके उसे भी राष्ट्रीय जागृति में सहायक बनाया। गणपति उत्सव के अवसर पर उनके द्वारा दिए गए राजनीतिक भाषणों ने लोगों को राजनीतिक शिक्षा देने का कार्य किया। उन्होंने सबसे पहले ब्रिटिश राज के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग उठाई। कहा जाता था कि तिलक के भाषणों में आग होती थी, क्योंकि वे सरकार की बेधड़क होकर, निडर होकर आलोचना करते थे और उनकी आलोचना बड़ी तीखे स्वरूप वाली होती थी। इसलिए अंग्रेजों ने उन्हें भारतीय अशांति का पिता तक कह दिया। उन्हें अंग्रेज सरकार और अपने राजनीतिक विरोधियों दोनों से जीवन भर लड़ना पड़ा। उन्होंने सबसे पहले ब्रिटिश राज के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग उठाई थी। तिलक ने जन जागृति का कार्यक्रम पूरा करने के लिए महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव जब आरंभ किए तो वे सप्ताह भर चलते थे और वे चाहते थे कि इन त्योहारों के माध्यम से आध्यात्मिक स्वरूप ग्रहण करते हुए जनता में देश प्रेम की भावना जागृत हो, अंग्रेजों के अन्याय के विरुद्ध संघर्ष कर सके और हम इस राष्ट्रीय आंदोलन को एक जन आंदोलन बना सके। इसका प्रयास हमें इनके माध्यम से करना चाहिए। तिलक राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रणी नेता थे। राष्ट्रीय आंदोलन का तीखा स्वरूप जब आरंभ होता है तो वे तिलक के साथ होता है। सरकारी अधिनियमों द्वारा समाज सुधार को वे अनुचित मानते थे। इन विचारों के कारण ही अंग्रेज लेखकों ने उन्हें रूढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी तक कहा, किंतु यह आरोप निराधार है, क्योंकि उन्होंने इंडिया स्पेशल कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों में बाल विवाह के विरुद्ध प्रस्ताव रखे। तिलक ने विधवा विवाह के पक्ष में भी प्रस्ताव रखा और तिलक का मानना था कि समाज में जो भी सुधार हो रहे हैं उनको पहले अपने जीवन में अपनाना चाहिए, बाद में उसे समाज पर लागू किया जाना चाहिए। तिलक ये मानते थे कि समाज सुधार सबसे पहले हम इस रूप में करें कि जिससे हमारे यहां तीव्र परिवर्तन आ सके। उन्होंने स्पष्ट घोषणा की कि समाज सुधार में विदेशी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, क्योंकि विदेशी सत्ता के द्वारा अधिनियम बना देने मात्र से समाज सुधार कभी नहीं होगा। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने 1890-91 में जब एक विधेयक प्रस्तुत किया तो तिलक ने इस विधेयक का घोर विरोध किया। तिलक
जब राष्ट्रीय आंदोलन में संघर्ष कर रहे थे तो उनकी कीर्ति शीर्ष पर पहुंच गई। अंग्रेज सत्ता उनसे घबराने लगी। अंग्रेज ये मान के चलते थे कि तिलक और उनके साथी स्वराज की स्थिति को लाने में सिद्ध हो सकते हैं। तिलक और महाराष्ट्र के समाज सुधारकों में भी गंभीर मतभेद देखने को मिलते थे। वे राजनीतिक स्वाधीनता के समक्ष सामाजिक सुधारों को गौण मानते थे। वे इस बात से सहमत नहीं थे कि हमारी सामाजिक रूढ़िवादिता के कारण राजनीतिक पराधीनता हुई है। तिलक की राजनीतिक विचारधारा अन्य समकालीन विचारकों से भिन्न थी। वे भारतीयों के लिए प्रशासन से संबद्ध होने का अधिकार नहीं मानते थे। वे भारत में स्वराज्य को एक सर्वोच्च अधिकार के रूप में प्राप्त करना चाहते थे। 1897 में जब भीषण अकाल पड़ा और प्लेग फैल गया तो सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए बहुत धीमी कार्रवाई की। सरकार के रवैये से आतंकित होकर पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड तथा अन्य अंग्रेज अधिकारी आयस्ट की हत्या कर दी गई थी। अंग्रेज सरकार ने तिलक पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाकर उन्हें 18 महीने की कड़ी सजा दे दी। तिलक को दी गई सजा की पूरे देश में निंदा की गई थी। तिलक को सजा देने से उनकी कीर्ति शिखर पर थी। तिलक की सजा भारतीय संघर्ष के इतिहास में अत्यधिक महत्व रखती है, क्योंकि इससे पहले किसी पर भी राजद्रोह के आरोप में मुकदमा नहीं चला था। तिलक गरम दल के नेता तथा उग्रवादी नेतृत्व करता थे। उन्होंने कहा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, प्राप्त करके रहूंगा। वे उदारवादियों की राजनीतिक भिक्षावृत्ति के कट्टर विरोधी थे। उनकी दृढ़ मान्यता थी कि स्वराज्य अपने आप कभी नहीं आएगा, वरन इसे हमें अंग्रेजों से छीनना ही पड़ेगा। अतः इस विचारधारा के बाद नरम दल और गरम दल अर्थात उदारवादी और उग्रवादी नेतृत्व में मतभेद बढ़ता गया और 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में यह मतभेद चरम बिंदु तक पहुंच गया और अंततः विवश होकर उन्हें गरम दल से ओतप्रोत कांग्रेस को छोड़ना पड़ा। अंग्रेज सरकार ने कांग्रेस की इस फूट का लाभ उठाया तथा 1908 में तिलक पर पुनः राजद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें कैद कर लिया और 6 वर्ष के कारावास की सजा दे दी। 1908 से 1914 तक वे बर्मा के मांडले की जेल में रहे। तिलक का विचार था कि कांग्रेस सत्ता को चुनौती देना सीखे। वे मानते थे कि स्वराज्य हासिल करने के लिए हमें हर बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए, किंतु वे ये नहीं चाहते थे कि स्वराज्य हासिल करने के लिए लोग हिंसक बने, लेकिन ये जरूर मानते थे कि शांतिपूर्ण तरीके प्रभावशाली सिद्ध न होने पर हिंसात्मक तरीके अपनाने में भी कोई हानि नहीं है। तिलक ने कहा था, सामान्य लिपि राष्ट्रीय आंदोलन का एक अविभाज्य अंग है। सारे भारत में एक ही राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। यदि आप किसी राष्ट्र को एक रखना चाहते हैं तो सबके लिए एक सामान्य भाषा से बढ़कर कोई बड़ा बल नहीं होगा। इस रूप में यदि देखा जाए तो तिलक ये मानते थे कि भारत की सभ्यता और संस्कृति को बचाया जाए और इसके लिए भाषा एक बड़ा साधन सिद्ध हो सकती है। मरणोपरांत श्रद्धांजलि देते हुए गांधी जी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा था और जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय क्रांति का उन्हें जनक बताया था। तिलक पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति की प्रधानता को समाप्त करके लोगों को भारत के प्राचीन गौरव का अनुभव कराना चाहते थे।
उस समय लोगों पर अंग्रेजी नैतिक उच्चता की भी छाप थी और इसलिए वे अंग्रेजी साहित्य के प्रति सहयोग की नीति अपना रहे थे। लेकिन तिलक इस अंग्रेजी नैतिक उच्चता के मोहजाल को जनता के बीच काटना चाहते थे। वे भारतीय नायकों के जीवन से लोगों को प्रेरणा चाहते थे जो अंग्रेजी चिंतन प्रणाली से मुक्ति प्रदान करने में सहायक हो और अंततः एक गौरव बनकर भारतीय स्वाधीनता का पक्ष रख सके और भारतीय स्वाधीनता निकट आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद।